हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखो दोस्तों, कल वीडियो नहीं डाल पाए, उसका बहुत सारे कारण था। फिर वापस लौट के आए हैं और जो संविधान वाला जो भाग बचा हुआ था उसको जरा हम देखते हैं। वो पूरा कंप्लीट करके मानेंगे। मैंने आपको बोला ही था कि पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करनी है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को समझाते रहिए कि इनसे बेहतर पॉलिटी नहीं कोई पढ़ाता है, ऐसा बोलना है आपको। तो देखिए, 19वां भाग है जो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, संसद क्या होता है। तो हमारा पार्लियामेंट हमारा, और क्या होता है पार्लियामेंट। तो ये संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कोई पूछे कि संसद क्या है, तो भाई ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है, केंद्र सरकार का। अब देखिए, कोई नॉर्मली आपसे पूछे कि संसद में आता कौन कौन है, तो आपको ऐसे पता नहीं है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर संसद का निर्माण होता है। मेरे दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि भारत में संसद का मतलब 3 लोग हैं। खाली लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आपका प्रेसिडेंट भी आता है। तो 3 लोग मिलाकर आपको संसद बोला जाता है। अब देखिए, कोई आपसे पूछे कि संसद कब बना था, तो हमारा पहला जो चैप्टर था हमने पढ़ा था, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे। और हमने देखा था कि परिषद का निर्माण जो बढ़ते बढ़ते 1919 में संसद का निर्माण हो गया था। इस प्रावधान से जो 1919 के अधिनियम था, उस अधिनियम से हमारा संसद निकल के आया था। उसी के बाद 21 में बिल्डिंग बनना प्रारंभ हुआ। 4-5 साल लगे बिल्डिंग बनने में, जो आज पुराना वाला जो पार्लियामेंट है। तो 2 चीजें हैं कि संसद में कौन कौन आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 मिलकर संसद बोला जाता है। संसद भारत प्रणाली सिस्टम, जो संसद का निर्माण हुआ वो 1919 के एक्ट से हुआ, जो कि 21 में बनना प्रारंभ हुआ। और आगे देखेंगे तो सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने का कारण ये कि भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में एक प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है, जिसे सरकार के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली को बेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोला जाता है, प्रणाली बोला जाता है। और यह क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का यह प्रणाली है, वहीं से लिया गया है हमारा संसद का प्रणाली। अब देखिए, संविधान के भाग 5वां में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों और आदि से संबंधित है। समझ में आया। तो संसद हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद से आता है, तो भाई आपको बोलना है 79 से 122 के बीच में हमारा संसद है। आगे देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा क्यों है। जो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो इस संसद का हिस्सा क्यों है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए संसद में नहीं बैठता है, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है। तो कोई बोलेगा कि भाई राष्ट्रपति ऐसे तो संसद में बैठता नहीं है, उसके बावजूद भी वो संसद का हिस्सा है। तो क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है कि संसद का राष्ट्रपति हिस्सा क्यों है, तो उसका कारण है क्योंकि जो आप लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पास करेंगे वो राष्ट्रपति के एजेंट, उसकी ही सिग्नेचर होगा और इसलिए वो संसद का हिस्सा है। वह संसद के कार्यवाही से संबंधित कुछ कार्यों भी करता है, जैसे वह दोनों सदनों को बुलाता है और बर्खास्त कर देता है, लोकसभा भंग कर देता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है, जब वह सत्र में नहीं होता है तो अध्यादेश जारी करते हैं, इत्यादि। अब कुछ जो शक्तियां है राष्ट्रपति का, वो शक्ति मिला हुआ है। जैसे संसद के लिए वो क्या करता है, यदि संसद को बुलाना हो या सेशन को खत्म करना हो, लोकसभा को भंग करना हो, यही दोनों सदनों को संबोधित करना हो, हर साल किया जाता है। उसके बाद अध्यादेश जारी करना हो, जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं हो तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है प्रेसिडेंट का, ये सारी चीजें मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों, जो
जो हमारा राज्यसभा है उसका संरचना कैसे है। संसद का भाग राज्यसभा है, तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 250 से निर्धारित है, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो कितना है, 250, लेकिन 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पर 12 है जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। वहीं वर्तमान में जो राज्यसभा का स्ट्रेंथ है वो 245 है, लेकिन 250 तक हो सकता है संख्या, अधिकतम संख्या जो होता है हो सकता है राज्यसभा का वो 250 हो सकता है। अभी की जो परिस्थिति है वो 245 है। अब देखिए इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। अभी हमने देखा संविधान के चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। कहने का मतलब है संविधान की जो चौथी सूची है आपका वो किससे रिलेटेड है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है कि कैसे बंटवारा होगा राज्य का और केंद्र शासित राज्य का राज्यसभा में, वो कौन, तो चौथी अनुसूची आपको यह बताता है। आगे देखिए यदि हम बात करें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है राज्यसभा में, तो इसको हम देखेंगे तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है जो कि एचटीबी के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। आपने पिछले जो राष्ट्रपति के जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था एचटीबी द्वारा प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है और राज्यसभा के मेंबर का भी चुनाव एचटीबी द्वारा होता है। तो हाँ, आप पिछले वीडियो में जानो, वो पूरा डिटेल मैंने बताया है एचटीबी होता क्या है, उसका कैसे चुनाव होता है। तो इसका भी चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। जनसंख्या के आधार पर राज्यों की सीटें आवंटित की जाती है, इसलिए प्रतिनिधित्व की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31, जबकि त्रिपुरा में केवल 1 सदस्य है और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। कहने का मतलब है जो हम एचटीबी द्वारा देखते हैं उसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर हम सीटें की बंटवारा होती है, तो जिसका जितना जनसंख्या उतना ही उसकी सीटें। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमको कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है और इसलिए राज्यसभा की सबसे ज्यादा जो सीटें दिखाई देता है वो हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। दोस्तों वहीं पर आप देखेंगे कि जो प्रतिनिधित्व का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो भी चुनाव होता है, जो चुने गए हुए लोग हैं जो असेंबली में वो चूज करते हैं राज्यसभा के सदस्य को। अब आगे देखिए एचटीबी के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव होता है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। कहने का मतलब है कि अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेटा, रिप्रेजेंटेशन हमारा जो चुनाव होता है चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या राज्यसभा के सदस्य का, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा होता है चुनाव। ये अलग तरीके की पद्धति है। हमने प्रेसिडेंट के जब वीडियो देखा था उस लेक्चर में हमने बताया था कि एचटीबी क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उस वीडियो को वापस देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। तो कहा गया है कि भाई केवल 2 दिल्ली और पुडुचेरी है केंद्र शासित राज्यों में, केवल 2 केंद्र शासित है जो राज्यसभा के लिए सदस्य जाते हैं, वो है दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहां पर असेंबली है, चुने हुए लोग ही आपका चुनाव कर सकते हैं। साथ में ही अन्य 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या इतनी कम है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं हो सकता है, और बाकी जितने भी केंद्र शासित राज्य है वो उनका जो है जनसंख्या इतना नहीं है। एक दिल्ली पुडुचेरी के अलावा अब जो हो गया है जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी केंद्र शासित है उनकी इतना जनसंख्या नहीं है कि उनके सदस्य को राज्यसभा में भेजा जाए। अब मनोनीत सदस्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करता है। कहने का मतलब है कि जो 12 है जिसका नामांकित किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा,
मनोनीत किया जाता है वो 12 मेंबर कौन कौन सा, तो वो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में या विशेष ज्ञान हो जो राष्ट्रपति को लगे कि इसको राज्यसभा में सदस्य बनाया जा सके, तो वो 12 लोगों को जो चूज करता है वो राष्ट्रपति चूज करता है। आगे देखिए जो राष्ट्रपति नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना राज्यसभा में जगह दिलाना है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामांकित सदस्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जो 12 लोगों को राष्ट्रपति चूज करके भेजता है राज्यसभा में, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य यह है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिष्ठा है, भारत के अपनी इज्जत को बढ़ाए हैं और हर फील्ड में भारत का नाम आगे बढ़ाए हैं, तो उनको राज्यसभा में एक अवार्ड के रूप में इनको भेजा जाता है। और ये देखने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में ये कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका के आपके जो कांग्रेस है, जिसको संसद बोला जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 552 संख्या हो सकता है। तो वही हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में संख्या जो हो सकता है वो 552 हो सकता है, जिसमें अभी 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के होंगे और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने होंगे। तो देखो बेटा टोटल 552, अब उसमें भी जो नॉर्मली है वो 530 जो है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर 20 जो है वो केंद्र शासित राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। और बाकी जो 2 सदस्य है एंग्लो इंडियन, ये पहले हुआ करता था बेटा, ये 2019 में इसको खत्म कर दिया गया। 104वां संशोधन था जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब ये संविधान में मौजूद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि टोटल 552 और 550 हो गया है, जिसमें 530 रिप्रेजेंट करता है, वो करता है राज्य का और 20 करता है केंद्र शासित राज्य का। पहले जो हुआ करता था 2 जो एंग्लो इंडियन का था, उसको 2019 में 104वां संशोधन में उसको हटा दिया गया है। अब ये कंसेप्ट लागू नहीं है दोस्तों। आगे देखिए अगला जो कंसेप्ट है, यदि वर्तमान में बात करें तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो ये 545 सदस्य है। टोटल संख्या कितना हो सकता है 550, 2 एंग्लो इंडियन को हटाकर, अब उसका नहीं होता है। अब भी कितना है स्ट्रेंथ लोकसभा का, तो वो 545 है। इनमें से 530 आपके राज्य का है और 12 जो है वो 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का है और 2 है एंग्लो इंडियन को, लेकिन एंग्लो इंडियन को 104 संशोधन में इसको हटा दिया गया है। अब ये बचा नहीं है दोस्तों। अब देखिए राज्यों के प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा का यदि बात करें तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता था, तो इस्टीवी द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोला जाता था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। यहीं पर लोकसभा का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। वहीं पर चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब 18 साल के ऊपर के उम्र के बच्चे जो हैं वो आपके वोट दे सकते हैं। वहीं पर प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं है, ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है और संविधान ने उसको रोका नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है, किसी का सिटीजनशिप नहीं लिया है, संविधान में उसे रोका नहीं गया है, तो वो वोट देने योग्य है। आगे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण क्यों है कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो आपसे कोई पूछेगा, सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे कि कौन सा वो स्थान है, कौन सा संशोधन है जहां पर 21 से घटाकर 18 एज को कर दिया गया मतदान देने के लिए, तो वो कौन सा था, तो 61 संशोधन था, 61st संशोधन था, अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें 21 साल पहले उम्र हुआ करता था, अब उसको 18 साल कर दिया गया। मतलब प्रिविलेज दे दिया गया, भाई इतने लोगों और आ सकते हैं और मतदान दे सकते हैं।
तो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत ही जबरदस्त धीरे धीरे बदलाव होते गया है, और आज के देखा जाए तो इतना बदलाव हो चुका है, जो हमारा लोकतंत्र है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। हमने 18 साल के ऊपर के लोगों को यह समझा कि ये डिसीजन लेने लायक है कि सरकार किसको बनाया जा सके और किसको नहीं बनाया जा सके। देखो दोस्तों, जो वोट देने का अधिकार है ये आपके मौलिक अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये प्रिविलेज दिया गया है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी क्या है, कर्तव्य है कि आप एक अच्छा सरकार चूज करके आए। हमें जो आज की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से हम वोटिंग पैटर्न को देखते हैं कि भाई वो डिफरेंट है, अब इसकी व्याख्या बड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि 18 साल के ऊपर यदि संविधान ये कहता है कि आप वोट देने लायक है, तो इसका मतलब आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक सरकार को बनाना चाह रहे हैं अपने लिए। तो इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि आपका जो इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो दिया गया है, तो एक अच्छा सरकार चूज करे, एक अच्छा एमएलए चूज करे, एक अच्छा एमपी चूज करे। और यदि ऐसा करने में आप विफल है तो मतलब ये समझिए वो सरकार की विफलता नहीं, ये आपकी विफलता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरदायित्व संविधान ने पहले ही आपको दे दिया है कि यदि आप 18 साल से हैं तो आप वोट दे सकते हैं। तो अपने कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को समझे और बेहतर सरकार चूज करने की कोशिश करे। मैं किसी का नहीं हूं, मैं उसका हूं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच। आगे देखिए, आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों, यदि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो जो ये प्रतिनिधित्व है, संविधान ने संसद को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को चुनने का तरीका निर्धारित करने का भी अधिकार दिया है भाई, क्योंकि केंद्र शासित राज्यों द्वारा सदस्य जा सकते हैं। वहीं संसद ने केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 अधिनियमित किया है, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि संसद ने केंद्र शासित राज्यों के लिए जो लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव है, अब देखिए दोस्तों, यदि मनोनीत सदस्यों के बारे में बात करें तो यदि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय में से यह हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूल से यह प्रावधान 1960 तक लागू था, लेकिन 95 संशोधन अधिनियम में 2009 द्वारा इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब 2019 में भी इसको खत्म करके हटा दिया गया है। अब देखिए लोकसभा चुनाव की प्रणाली, सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब जो लोकसभा के चुनाव की प्रणाली है वो कैसा है, तो देखिए लोकसभा के लिए सीधे चुनाव कराने के उद्देश्यों से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है कि एक राज्य है और राज्य को क्षेत्रीय, एक निर्वाचन क्षेत्रीय में बांटा जाता है। क्षेत्रीय निर्वाचन का मतलब कि वहां पर एक, जैसे एक राज्य है जिसमें एमपी के कितने होंगे, फिर उसमें एमएलए के कौन कौन सा क्षेत्र होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में कुछ सीटें इस प्रकार आवंटित की जाती है कि उस संख्या और उसकी जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान हो। और जो सीटें की बंटवारा होता है वो इस बात को लेकर होता है कि जो आपका जनसंख्या हो और सीटें हो, जनसंख्या के आधार पर सीटें मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ये प्रावधान 6 लाखों से कम आबादी वाले राज्य पर लागू नहीं होता है। यदि जनसंख्या की बात करें, मतलब 6 लाख से ज्यादा जिस राज्यों की आबादी है उसका सीटों का बंटवारा उसकी जनसंख्या के आधार पर, ऐसा जनसंख्या के आधार पर कि सब पे इक्वालिटी हो, इक्वल हो। लेकिन ये 6 लाख से यदि नीचे है जनसंख्या तो इस पे लागू नहीं होता है, ये कंसेप्ट। आगे देखिए, आगे देखिए, अब यदि बात करें अभिव्यक्ति की जनसंख्या का अर्थ पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। कहने का मतलब है कि देखिए अब कौन सा जनसंख्या लेते हैं तो हम इसे देखेंगे कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में सीटें की आवंटन में पुनः समायोजन किया जाना है। प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन संसद को अधिकार और इसे बनाने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है। इसके द्वारा संसद के इस उद्देश्यों के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया गया। कहने का मतलब है कि देखो
हर बार क्या होता है ना, एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है कि वो क्षेत्रों का बंटवारा करता है कि हर बार क्षेत्र आप देखेंगे कुछ क्षेत्र किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, किसी और निर्वाचन क्षेत्र में चला जाता है, तो परिसीमन आयोग क्या करता है, ये संसद द्वारा बनाया जाता है समिति। इसका काम यह है कि क्षेत्रों को बताना है कि ये एरिया इस एमपी का है, ये एरिया का चुनाव एमएलए का होगा। और इसी पर बहुत सारे परिसीमन आयोग बनाया गया था 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 में, ठीक है ना। तो बहुत सारे परिसीमन आयोग बनाया जाता है और उसके आधार पर जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रीय का क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। आगे देखिए, अब कुछ चीजें हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी है कि कुछ चीजें अनुसूचित जाति और जो एसी और एसटी के लिए है उनका भी रिजर्वेशन है। अब संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को त्याग दिया है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमने संविधान का जो प्रणाली लिया है, सिस्टम लिया है, वो तो हमारे 1935 के अधिनियम से है। तो हमने 1935 का अधिनियम तक देखा था, 1935 का अधिनियम तक हमने देखा था, क्या देखा था कि उस समय तक जो क्या था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ करता था। कहने का मतलब है कि एक धर्म के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन था। जैसे मुस्लिम है, वो मुस्लिम को ही वोट देगा और मुस्लिम ही उसी जगह पे खड़ा होगा। सिख का जगह है तो वो सिख ही उसको वोट देगा और सिख ही उस पर खड़ा होगा। ये प्रतिनिधित्व जो था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो 1909 में लागू हुआ था, 1919 में चला और 1935 तक चला। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो कंसेप्ट है उसको हमने हटा दिया। लेकिन एसी और एसटी के लिए हमने कंसेप्ट को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनकी जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको ऊपर उठाया जाए और इसी आधार पर क्या इनको प्रतिनिधित्व दी गई है। ये जनसंख्या अनुपात के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और इसका मुख्य काम क्या है कि भैया इनको जस्टिस देना, न्याय देना। और न्याय कैसे मिलेगा? तो भैया इनको प्रतिनिधित्व दो। ठीक है, मूल रूप से आरक्षण 10 वर्षों अर्थात 1960 तक के लिए लागू होना था। तो भैया संविधान में जो आरक्षण का कंसेप्ट है वो एक्चुअल में लागू करना था 1960 तक, लेकिन अभी तक है। तो उसका कारण बेटा कोई पूछे, हर चीज का निगेटिविटी में नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। जो जरूरी है, अंडर प्रिविलेज लोग आज भी देखोगे बहुत सारे लोग गरीबी के नीचे हैं, एसी और एसटी कैटेगरी में खासकर, उनको ऊपर उठाना सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। सरकार का काम ही है न्याय देना। और कौन सा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना ये सरकार का काम है। और वही काम ये रिजर्वेशन के थ्रू किया जाता है, सरकार को देना ही होता है। इसीलिए 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन अब तक क्यों चलता आया है? क्यों? क्योंकि अभी भी अंडर प्रिविलेज जो है वो ऊपर पूरी तरह नहीं उठे हैं। उनका उठाने का वो चलता रहेगा जब तक कि वो एक अच्छे लाइफ स्टाइल हर एसी और एसटी का ना जिए, तब तक ये चलता रहेगा। और यही मुख्य उद्देश्य है इसका। तो हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, हर चीज को। कि भाई लेकिन तब से इसे लगातार हर बार 10 साल तक बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर में कहा गया था 1960 तक आपका ये चलेगा, लेकिन धीरे धीरे हर 10 साल पर हमने जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है एसी और एसटी को, उसको बढ़ाते चले गए। और उसका मुख्य कारण था सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो ये जरूरी भी था। ठीक है, अब 2009 के 95 संशोधन अधिनियम के तहत ये आरक्षण 2020 तक चलेगा। तो भाई 2009 में ये कहा गया कि भाई 95 संशोधन में ये कहा गया कि ये 2020 तक चलता रहेगा, लेकिन अभी भी है, जारी, कंटिन्यू है। हालांकि सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन वे बिना किसी अलग निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा चुनी जाती है। कहने का मतलब है जो हमारे आजादी से पहले जो वो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था कि भैया जो मैंने बताया था कि मुस्लिम ही मुस्लिम दे, एसी के बंदा है खड़ा हो और वही उसका मतदान करे, ये कंसेप्ट नहीं है। मतदान तो सभी देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होगा जहां पर एसी के बंदे ही खड़े होंगे। कहने का मतलब यह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भी समान गैर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। कहने का मतलब है कि आरक्षण होने का मतलब नहीं है कि एक एसी और एसटी के बंदा एक जनरल
जो क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ना चाहे तो वो नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है हर जगह से। उसका कारण क्या है? हालांकि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा में सदस्य के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वकालत की थी, लेकिन संविधान ने 2 कारणों से इस प्रणाली को नहीं अपनाया। देखो, शुरुआती दौर में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सभा में यह बहस चली कि क्या लोकसभा को जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसके तहत लाया जाए। लेकिन 2 ऐसा मुख्य कारण था कि इसको नहीं लाया गया। वो 2 मुख्य कारण क्या था कि देश में साक्षरता का पैमाना कम होने के कारण मतदाताओं का सिस्टम को समझने में कठिनाई जटिल होती है। अब देखो, जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसके कंपैरिजन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने में थोड़ा कठिनाई है, क्योंकि वो है जटिल। आगे दूसरा, राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ाने की प्रणाली को प्रवृत्ति के कारण संसदीय सरकार के लिए अनुपयुक्तता, जिसमें सरकार में स्थिरता पैदा होती है। कहने का मतलब है कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम है हमारा देश, बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लगती है, तो और ये जटिल बना देता है। आगे इससे बजट बढ़ेगा, इससे खर्चा बहुत ज्यादा लोड और आएगा, जितना आ रहा है आज कम नहीं आ रहा है इलेक्शन में खर्चा। इसलिए 1 इलेक्शन की बात चल रही है देश में, और यह मुद्दा उठा है कि भाई अब देश में एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। यह बहस अब चलती जा रही है कि क्योंकि बहुत इलेक्शन में बहुत खर्चे होते हैं। आगे देखिए, यह उपचुनाव आयोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं देता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना लाने का कि इसमें उपचुनाव नहीं हो सकता, उसमें बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। कोई बंदा, कोई एमपी एमएलए मर गया या किसी कारणवश उसने त्याग पत्र दे दिया, तो अब वहां पर चुनाव कैसे होगा? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो बड़ा जटिल हो जाता है। आगे देखिए, यह मतदाताओं और प्रतिनिधित्वों के बीच घनिष्ठ संपर्क को समाप्त कर देता है। कहने का मतलब है कि यदि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आप लेकर आएंगे तो जो डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट है, वो डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट का मतलब जो आपके लोगों और सरकार के बीच में जो चलता रहता है कि भैया सरकार और उसका एक कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को खत्म हो जाता है। आगे देखिए, यह अल्पसंख्यकों के सोच और समूह हितों के बढ़ावा देता है। इससे दलीय व्यवस्था का महत्व बढ़ता है तथा मतदाता का महत्व घटता है। कहने का मतलब है यही जो मुख्य कारण था, इसी के चलते हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लेकर आए। आगे देखिए, राज्यसभा की अवधि क्या है? तो राज्यसभा पहली बार 1952 में गठित एक सतत सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जिसको विघटन भंग नहीं किया जा सकता है। 1952 में गठन हुआ था, याद रखिए। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसके 1/3 जो सदस्य है हर दूसरे साल पे वो चले जाते हैं राज्यसभा से, तो इनकी सीट हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनाव और राष्ट्रपति नामांकन से भरी जाती है। कहने का मतलब होता है कि हर तीसरे वर्ष में, हर 3rd वर्ष में इसका इलेक्शन होता है। यह प्रोसेस है। अब देखिए, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार पुनः चुनाव और पुनः नामांकन के लिए पात्र है। कहने का मतलब है राज्यसभा के आप कितने बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और कितने बार राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है और इसे संसद पर छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में कितना कार्यकाल होगा, कितने साल तक कार्यकाल होगा, यह संविधान में उसकी व्याख्या नहीं है। तो कहां व्याख्या है? तो इसका प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है। मतलब पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत यह कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है जानने वाला कि कोई पूछे आपसे कि राज्यसभा का जो मेंबर है उसके कार्यकाल कितने साल तक होगा, क्या संविधान में मौजूद है? तो नहीं मौजूद है। कहां मौजूद है? तो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट मतलब संसद के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मौजूद है, जहां पर यह कहा गया है कि 6 साल होगा। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की कार्यकाल को कम करने का भी अधिकार दिया है। कहने का मतलब है कि यदि कार्यकाल को कम करना होगा कि राज्यसभा के जो मेंबर है वो 6 साल ना होगा 5 ही साल हो जाए, तो यह शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को प्रदान, भारत के राष्ट्रपति को यह प्रदान की गई है। पहले बैच में लॉटरी से तय हुआ कि किसे रिटायर होना है। तो पहली बार, अब देखो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ और यह कहा गया कि भाई 2 साल में हर तीसरा 1/3 बंदा जो है वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए और ये 2 ही साल में आपको तीसरे साल इलेक्शन कराना है। यदि तीसरे साल इलेक्शन कराना था शुरुआती दौर में तो वो कैसे होता? तो पहली बार जब हुआ था 2 साल में जिसको हटाना था, रिटायर्ड करवाना था,
अब वो हुआ उस कंसेप्ट पे, लॉटरी सिस्टम पे लॉटरी लगाया गया भाई। लॉटरी लगा के वो 1/3 लोगों को क्या कर दिया गया, राज्यसभा से हटा दिया गया। इसके अलावा अधिनियम ने राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश की नियंत्रित करने के लिए, प्रावधान करने के लिए भी अधिकृत किया है। मतलब राष्ट्रपति ही है कि ये उसके पास शक्ति है। कौन कौन सा शक्ति है कि राज्यसभा में यदि 6 साल से कम या ज्यादा करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही है। अब देखिए वही बात करें लोकसभा का, तो राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक सतत सदन नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष, जिसके बाद यह स्वतः ही भंग हो जाता है। वही लोकसभा की बात करें तो यह परमानेंट नहीं है, राज्यसभा परमानेंट था। तो ये 5 साल तक इलेक्शन होने के और सरकार गठन होने के बाद 5 साल तक चलेगा और 5 साल में यह भंग हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। वहीं बीच में सरकार गिर गई तो वहां पर भी भंग किया जा सकता है। वहीं पर बात करें कि आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है। कहने का मतलब है कि आपातकाल के समय में यदि आपातकाल उसी बीच में हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, तो 6 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब 5 साल से भी ऊपर 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है कार्यकाल। अब देखिए संसद के सदस्य का संवैधानिक योग्यता क्या है, तो भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या, पहला तो भारत के नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान आवश्यक करे, यह कसम खाता है। अब देखिए अगले वीडियो में हम देखेंगे संसद के सदस्य की संवैधानिक योग्यता क्या है, कैसे सिस्टम चलता है। बहुत 117 पेज का दोस्तों, बहुत लंबा है संसद। इसमें 3 चैप्टर में 3 वीडियो में आने वाला है, तो ध्यान से इसको देखते रहिए, लोगों को बताते रहिए और इसको पढ़ते रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।